my dance, make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है एंड फाइनली हम हमारे अकाउंट्स को सम अप कर देंगे बिफोर मिड अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर के पहले आपका अकाउंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी क्योंकि आपके पास में पूरा जो आधा अक्टूबर है वो बचेगा, साथ ही साथ आपके पास में नवंबर भी रहेगा, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, वो हम साथ में ही करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ऐसा है कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, इसमें आप लोगों को गेम खेलना है और गेम खेलते खेलते आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। तो इस सभा को प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो करना है। पढ़ ले ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है क्योंकि अब वहीं पर आपको सारा मटीरियल अपलोड होकर मिलेगा, अपडेट होकर मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो शुरू करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 फेवरेट है एंड बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले ऐसा लगता है सबको क्योंकि होता क्या है ना इस टॉपिक के साथ में कि बहुत सारे स्कूल्स में टॉपिक को छुड़वा देते हैं। बोलते हैं कि क्योंकि ये बैंक के रिलेटेड वर्क है कि जो भी लोग बैंक में काम करते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके साथ में ये मिस्टेक्स होती है, तो जनरली BRS बहुत सारे स्कूल वाले जो होते हैं वो छुड़वा देते हैं। पर क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ को मैनेज करना है और हर चीज़ को प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों के लिए BRS, जिसका नाम होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप सबसे पहले जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों से बोला है कि कभी भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत चैप्टर बहुत मज़ेदार है, मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने कुछ बैलेंस लगाए हैं और वो बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऑल इन ऑन उन सभी को मैच करना है। क्या करना है हम लोगों को, उनको मैच करना, उनको रिकन्साइल करना है, जो उनके एक्यूरेट या एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर लेकर आना है। तो दैट स्टेटमेंट्स मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मीनिंग बता रखा है, दैट इज़ डेफिनेशन। आप लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आएगी पर इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, MCQ है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो BRS इज़ अ स्टेटमेंट। हाँ, इसको प्यार से हम लोग बुलाने वाले हैं पूरे हर वक्त, कभी भी आगे पीछे जितनी बार भी हम लोग इसको रिवीजन में लेंगे या जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको BRS बोलेंगे। इतना बड़ा नाम एड्रेस के बराबर कोई नहीं लेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नो, BRS इज़ गुड। ठीक है, अब BCR मत बोल देना, BRS इज़ गुड। ठीक है, तो BRS इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। अब ये बैंक वाले नहीं बनाते हैं, ठीक है, पर आप लोग बोलोगे मैम ये बैंक वाले क्यों बीच में आए हैं, तो समझते समझते सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ के समझ को समझो। ठीक है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट होता है बैंक में, किसी आप सभी का अकाउंट होगा, मेरा भी अकाउंट है, तो ये हम बनाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। अब हम लोगों ने अभी तक कैश बुक बनाना सीखा है, परचेज बुक बनाई है, सब्सिडरी बुक्स के सारे पार्ट हम लोगों ने, स्पेशल पर्पस बुक के सारे पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो कैश बुक में हम लोगों ने पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब उसमें होता है बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में हम लोग वो एंट्रीज करते हैं जो ट्रांजेक्शन हम लोग बैंक के साथ में करते हैं या हम लोग बैंक से करते हैं। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से या कुछ वजह से, अब वो रीज़न आगे जानने को मिलेंगे, तो उस वजह से ना हमारा कैश बुक जो हमारे पास में, जिसका बैंक कॉलम हमारे पास में, उसका बैलेंस मैच नहीं होता है। लेकिन हमारी जो बैंक पासबुक होती है जिसमें एंट्री कौन करता है, हमारी बैंक,
पासबुक होती हमारे पास में है, लेकिन उसमें एंट्री कौन करवाता है? पासबुक प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को बैंक जाना पड़ता है और वो बैंकर हम लोगों को एंट्री करके देता है। तो उनके हिसाब से और हमारी एंट्रीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो उस गड़बड़ को से मतलब रेक्टिफाई करने के लिए, उसे सही करने के लिए हम ये स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यही बोला है टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस हमारी जो कैश बुक में है विथ द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। आप लोग बैंक स्टेटमेंट निकलवाते होंगे, किसी ना किसी ने निकलवाया होगा, या फिर जो पासबुक के अंदर आपका बैलेंस आया हुआ है उसको मैच करना आप लोगों के लिए, बनाने के लिए होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस। अब ये जो दो बैलेंस है इनके अंदर वो डिफरेंसेस दिखाता है आप लोगों को, और उसको आप रिकंसाइल करके एक स्टेटमेंट बनाते हो और सही बैलेंस तक पहुंच जाते हो। अब सबसे पहली चीज़ की रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि BRS का मतलब होता है कि किसी गलती की वजह से कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, पर ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपकी मोहमाया दीदी के कारण आप लोगों ने गलती नहीं करी है। ठीक है, मतलब कहीं बार हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में, कि मोह माया दीदी के कारण आप लोगों ने गलती करी होगी। तो यहाँ पर रीजंस ऑफ डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पर जैसे ये कौन है आप लोगों के लिए, है हमारे लिए मोह माया। ठीक है, मोह माया की वजह से हम लोगों ने गलती नहीं करी है। ठीक है, हम लोगों की जो रीजंस ऑफ डिफरेंस आ रहा है या हमारा जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से। ठीक है, ड्यू टू टाइम। ड्यू टू टाइम से मतलब होता है, बताऊंगी आगे, पर ये है यहाँ पर ड्यू टू टाइम। टाइम की वजह से हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो अलग आ रहा है और हमारी बैंक पासबुक में जो एंट्रीज हुई हैं वो अलग आ रही हैं। ठीक है, टाइम डिफरेंस की वजह से। एक होता है बैंक। बैंक मतलब कि अब यहाँ पे बैंक की वजह से क्यों डिफरेंस आएगा, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो बाय बैंक होते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने कोई EMI ले रखी है, EMI कब लूँगी? जब मैं कोई कार उठाऊंगी, या मैंने कोई अपनी कार को इंश्योरेंस करवा रखा है बैंक से, तो बैंक से ही हर महीने उसकी EMI जो होती है, ठीक है, जो हमारी EMI होती है वो बैंक से हमारी कटती है। ठीक है, बैंक वाले उसको दे देते हैं। तो जो डायरेक्ट एंट्रीज बैंक में होती हैं वो कई बार हम लोग करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, कई बार कस्टमर जो होता है वो डायरेक्टली पेटीएम कर देते हैं। अब तो पूरा डिजिटल हो गया है, तो बैंक में कई बार ट्रांजेक्शन हो जाते हैं लेकिन हमारी पास में नहीं होते हैं, हमारे पास में वो ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है। तो उस वजह से भी वो रीजन ऑफ डिफरेंस आ जाता है कि बैंक में तो ये वाले ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं लेकिन कैश बुक के बैंक कॉलम में तो ये है ही नहीं। ठीक है, और फिर एरर्स, जहाँ पर आपकी मोहमाया दीदी का काम होता है कि जैसे एरर्स में क्या क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं आप लोगों के पास में एरर्स ऑफ ओमिशन। आप लोग लिखना ही भूल गए। ठीक है, ओमिशन का एरर होता है और एक और एरर होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। पर अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि हमारे पास में रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है कि एक तो हम ये इकलौता से चैप्टर है जहाँ पर आप मोहमाया की वजह से कोई गलती नहीं करने वाले हो। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चैप्टर की बखत कितनी है कि यहाँ पर गलती जो है वो वक्त की वजह से हो सकती है कि टाइम डिफरेंसेस हैं। सपोज मान लीजिए टाइम डिफरेंसेस में क्या हो सकता है कि आप लोगों ने चेक इशू किया। चेक इशू करना मतलब होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले कि कुछ टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि चेक इशू करना मतलब होता है कि आप किसी को पे कर रहे हो, और चेक डिपॉजिट करने का मतलब होता है कि किसी ने आपको पे किया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप लोगों ने चेक इशू कर दिया 1 जनवरी का, तो टाइम डिफरेंस ऐसे कि आप लोगों ने चेक इशू किया। अब चेक इशू आप लोगों ने करा है 28 मार्च 2021। ठीक है, लेकिन वो क्लियर हुआ है आप लोगों का, ये आप लोगों ने इशू किया है, लेकिन वो जो क्लियरिंग हुई है उसकी वो हुई है आप लोगों की 1 अप्रैल को। और आप लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं 30 मार्च के अकॉर्डिंग, या ईयर एंड पे बना रहे हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट। इसकी डेट कोई फिक्स नहीं होती, जिस तारीख को हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उस तारीख तक हम लोगों को चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने चेक इशू किया 28 मार्च को, लेकिन क्लियरिंग हुई उसकी अप्रैल में। पर क्या हुआ होगा कि जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने ऑलरेडी अपनी बुक के अंदर एंट्री कर दी होगी। मेरी बुक, मेरी कैश बुक के अंदर मैंने बैंक कॉलम में अपनी बैंक को कम कर दिया होगा।
ठीक है, मेरी बैंक कम हो गई होगी, लेकिन मेरी जो रियल बैंक है जो कि बैंक वालों के पास में है, उसकी क्लियरिंग कब हुई है? 1 अप्रैल को। तो वो 31 मार्च से पहले पहले तो अपने वही बैलेंस पे थी जहाँ पर वो है। तो ये यहाँ पर टाइम डिफरेंस की वजह से कि आप लोगों ने एंट्री कर दी, लेकिन अभी तक आपका पैसा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियरिंग उसकी बहुत टाइम बाद हुई है। तो इस वजह से जो टाइम डिफरेंस क्रिएट करता है वो बैलेंस आप लोगों को फिर उसको प्लस माइनस करके रेक्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। ऐसा चेक डिपॉजिट में भी हो सकता है कि आप लोगों ने चेक डिपॉजिट किया 28 मार्च को, लेकिन उसकी क्लियरिंग हुई 1 अप्रैल को। तो आप लोगों ने कैश कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में आप लोगों ने अपनी बैंक को बढ़ा दिया कि मुझे कहीं से पैसे मिले हैं, लेकिन पैसे एग्जैक्टली कब आए हैं आप लोगों के पास में? 1 तारीख को। क्लियरिंग होने में टाइम लगता है। कभी आप लोग बैंक के दर्शन किए हों आप लोगों ने, तो हम जब भी चेक डालते हैं तो अकाउंट पे होते वक्त भी हम लोगों को 3 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग, और कभी सैटरडे संडे फंस जाए तो मस्त जाता है टाइम, तो ठीक है। तो क्लियरिंग होने में वक्त लगता है, सुबह से शाम हो जाती है, अगला दिन भी आ जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने हमारी बैंक की जो बैंक कॉलम हमारा था कैश बुक के साथ में, उसमें हम लोगों ने एंट्री तो बहुत पहले ही कर दी, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि कैश आज ही आ जाएगा, पर कैश मुझे कब मिला है? 1 अप्रैल को, जिस वजह से क्या होता है कि मेरी बुक अलग कहती है और उनकी बुक अलग बैलेंस देती है। तो इस वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं उनको प्लस माइनस करके हम रिकंसाइल बैलेंस लेकर आते हैं, जो कि हमारा बनता है BRS की वजह से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि ये शो करता है कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की थी। अब एक आता है बैंक वाले। तो बैंक वाले जैसे डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाता है, कोई कस्टमर आपको डायरेक्ट पे कर देता है, या फिर आप लोगों ने किसी को पे किया हुआ है, आपने इंश्योरेंस वालों को चेक दे रखे, तो वो आपके हर महीने बिना बोले आप लोगों की बैंक से पेमेंट चला जाता है, ठीक है। तो वो कई बार हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, तो फिर वो हम लोग वो गेम खेल के समझेंगे कि हम लोगों को कैसे करना है उसको, ठीक है। अब एरर्स में क्या होता है कि आप लोग लिखना ही भूल गए। समझ लो कि आप लोगों ने कुछ कैश आपको कुछ बैंक में कैश आया है और आप लोगों ने उसकी एंट्री करना ही भूल गए, तो वो एरर होता है। तो उसको आप लोग जो भी रेक्टिफिकेशन होगा अभी आगे सीखेंगे, तो वैसा कर दोगे तो आपका बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पर आपका ड्यू टू टाइम डिफरेंस की वजह से हो सकता है, डिफरेंस ऑफ टाइम, या फिर बैंक ट्रांजैक्शन की बैंक में ही डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस हो गए, या फिर एरर्स। ये 3 लोग हैं जिनकी वजह से हमारे पास में आते हैं। लेकिन ये जो एरर्स हुए हैं, एमिशन एरर्स ऑफ ओमिशन हुआ है, या फिर आपने कम अमाउंट से एंट्री कर दी है, अमाउंट कुछ और था, ठीक है, तो इसमें सहभागी हमारी मोहमाया दीदी होती हैं, ठीक है। ये हमारी जो प्यारी सी गुड़िया है, इसने यहाँ पर एरर करवा देती है ये, ठीक है, कि आप लोग फ़ोन पे मस्त बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन था 40,000 का और लिख दिया वहाँ पे 4,000, इधर मोहमाया से बात चल रही है। तो पूरे जो 36,000 जो हैं उसकी हमें लफड़ा आ जाता है, ठीक है। तो फिर आप लोग उसको रिकंसाइल करते हैं, जो भी ऐड प्लस माइनस होगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों के एरर्स टाइप्स थे कि इस वजह से आप लोगों का बैलेंस जो है वो रिकंसाइल करना पड़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिकंसाइल करने से पहले कि हम लोगों को गेम क्या खेलना है, ठीक है। तो लेट्स प्ले गेम। गेम खेलने के लिए आप लोगों को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है और अपने आप को चाटा नहीं मारना है मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। पहले चीज़, आप लोगों को अपने दोनों हाथों को साथ में लेके आना है, ठीक है। मूव योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहले अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आइए, ठीक है। अपने सामने लेकर आ गए, ऐसे जैसे भी रखना हो आप लोगों को। आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो राइट हैंड है हमेशा आप लोगों का कैश बुक बनेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आप लोगों के लिए पासबुक बनेगा, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन देखने के बाद में आपको अप एंड डाउन करना है, ठीक है।
फिर फोर्थ स्टेप में आप लोगों को उस हैंड को फ्रीज करना है या उस व्यक्ति को फ्रीज करना है जिसका आपको बैलेंस नहीं पता है। फ्रीज द हैंड for which you don't know the balance. ये 5 बातें जो हैं वो आप लोगों को याद रखनी गेम खेलने के लिए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आना है, हैंड्स, मूव योर हैंड्स। ठीक है, अपने हाथ जो हैं सामने लेकर आए, आप मूव करें उन्हें ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, राइट हैंड, दिस इज़ माय राइट हैंड, जो कि आप लोगों के लिए बनेगा आपकी कैश बुक। लेफ्ट हैंड बनेगा मेरे लिए पासबुक। अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन मुझे अप एंड डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद में मुझे उस हाथ को फ्रीज करना जिसका बैलेंस मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। सपोज मान लीजिए बोला गया है कि बैलेंस एज पर पासबुक, आपको मतलब पासबुक का बैलेंस गिवन है और कैश बुक का बैलेंस आपको ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस आपको पता है, दैट इज योर लेफ्ट हैंड। पासबुक हमारी लेफ्ट हैंड है, उसका बैलेंस आपको पता है। तो कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, सपोज मान लो कि कुछ बढ़ना था तो पासबुक आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो है आपको फ्रीज किसको करना है, जिसको आपको बैलेंस नहीं पता है, दैट इज माय कैश बुक। तो इसको आपको फ्रीज ही रखना है, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। मूव किसको कर सकते हैं, जिसका बैलेंस हमको पता है। ठीक है, जिसका बैलेंस हमको पता है हम सिर्फ उसी को मूव कर सकते हैं। ऊपर जाने का मतलब होता है प्लस करना है, नीचे जाने का मतलब होता है माइनस करना है। ठीक है, सेम लेवल पर रखने का मतलब होता है इक्वल्स टू है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि आप लोगों ने पासबुक में कुछ एंट्री कर दी है, मतलब सपोज मान लो कि आपको कोई डिपॉजिट मिला है, आपको कुछ पैसे मिले, तो आप लोगों की पासबुक आपकी बढ़ गई होगी। ठीक है, लेकिन आपको कैश बुक का बैलेंस पता नहीं, तो कैश बुक को कर दो फ्रीज। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। तो ये जो भाई साहब हैं, आपकी जो पासबुक है वो अल्टरनेटली नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे आने का मतलब हो जाएगा क्या कि मुझे बैलेंस को कम करना है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, यहाँ पर अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि वो प्लस क्यों किया, वो माइनस क्यों किया। ये प्लस माइनस वाली जो मेथड है इसको याद रखना। क्वेश्चन के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, वो लोग बहुत अलग अलग लेके जाते हैं, लेकिन इस प्लस माइनस से आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, साथ ही साथ आपके आंसर्स जो हैं वो सही आएंगे। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना कि आप लोगों को हाथ सामने लेकर आना है। राइट हैंड मेरे लिए कैश बुक है, लेफ्ट हैंड मेरे लिए पासबुक है। मुझे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मेरे हाथ को रखना है, ट्रांजैक्शन को देखना है और बैलेंस को मूव करना है। ठीक है, कैश बुक बढ़ सकती है। अब सपोज मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी को चेक इशू किया, लेकिन वो क्लियर जो हुआ वो बाद में हुआ है, तो आप लोगों ने अपने बैंक कॉलम में एंट्री पहले ही कर दी थी कि हमने किसी को चेक इशू किया, तो मैंने अपनी कैश बुक को बड़ा कम कर दिया है। ठीक है, कैश बुक में मेरे जो बैंक कॉलम है उसको ऑलरेडी मैं कम कर चुकी हूँ, तो मैंने क्या किया होगा, अपनी बैंक को कम कर दिया। मुझे कैश बुक का बैलेंस पता नहीं है तो मैं इसको कर दूंगी फ्रीज, लेकिन क्योंकि मेरी पासबुक जो है वो स्टेबल ही है। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, लेकिन ये क्योंकि कैश बुक फ्रीज है, ये ऊपर नहीं जा सकती, तो ये नीचे आएगी। मतलब क्या होगा कि आप पासबुक में से इसको माइनस कर देंगे, आप इस बैलेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ में आप आगे वाले ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ टर्म्स को याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आप लोगों को याद रखना है, ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को पूरे चैप्टर में याद रखनी। अब क्या होगा ना कि आप लोगों को जो है वो लोग कुछ ट्रांजैक्शन देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बैलेंस गिवन होंगे। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा, लेकिन बैलेंस एज पर क्या गिवन है, आपकी बैंक मतलब बैंक या पासबुक या फिर कैश बुक या फिर उसके बैंक कॉलम में। ठीक है, कैश बुक या बैंक कॉलम बोला मतलब सेम बात ही है। तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब फेवरेबल का मतलब होता है कि असेट। ठीक है, फेवरेबल मीन्स क्या होता है मेरे लिए, ये मेरी बनने वाला है असेट। ठीक है, और अनफेवरेबल जो होता है वो मेरी होती है लाइबिलिटी। फेवरेबल जो है मेरे लिए, अगर बैंक में बोला हुआ है कि बैलेंस एज पर बैंक या फिर पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज समथिंग, जो भी अमाउंट गिवन होगा, तो अगर क्रेडिट बोला है बैंक के लिए
तो मतलब फेवरेबल है, वो मेरी एसेट है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा बोल दिया कि बैलेंस एज पर पासबुक शोज डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज दिस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास में है अनफेवरेबल या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है आप लोगों के पास में, ठीक है। ये सिंपली भी आप लोग समझ सकते हैं, जब भी अगर बैंक का कोई मैसेज आया होगा, ठीक है, कभी मुंह माया का तो आया नहीं है मैम, पर बैंक वाले दिन भर मैसेज भेजते रहते हैं। कभी कोई ट्रांजैक्शन किया है आप लोगों ने, कार्ड यूज़ किया हो आप लोगों ने, तो क्या होता है कि जनरली जब हम हमारे अकाउंट्स को पढ़ते हैं और हम लोग टर्म्स देखते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हम डेबिट क्या करते हैं जो कि हमारे पास में आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन बैंक में ये चीज़ क्या होती है कि अगर आप लोगों ने 100 रुपये निकाले तो आपके पास मैसेज क्या होता है, डियर अकाउंट होल्डर एंडिंग विथ ****1072 योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विथ इंश्योरेंस रुपीज़ 2000 1000 जितने भी आप लोगों ने खर्च किए होंगे अपनी मुहैया के ऊपर, तो वहाँ वर्ड क्या यूज़ हुआ है, डेबिटेड, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पैसे निकाले हैं। तो जब भी बैंक के लिए हम डेबिट यूज़ करेंगे मतलब हम अनफेवरेबल अकाउंट या अमाउंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने जब भी आपको आपके पापा ने स्कॉलरशिप पापा ने आपको बैंक में कुछ पैसे डलवाए हैं या कहीं से पैसे आए हैं, तो आपके लिए आपके पास मैसेज क्या आता है कि डियर अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर एंडिंग विद दिस योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ इंश्योरेंस ऑफ सम अमाउंट रुपीज़, जितना भी। तो जब भी बैंक के लिए हम ये क्रेडिट यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि हमारी बैंक में पैसे एसेट पे हैं, दैट मीन्स कि वो मेरा फेवरेबल बैलेंस है। वहीं पर जब मैं कैश बुक की एंट्री करती हूँ या बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का मतलब होता है यहाँ पे कि आप बैंक कॉलम की बात करें, कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है, संबंध ही नहीं है कैश ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। तो कैश बुक में आप लोगों को देखना है, बैंक कॉलम की बात कर रहे हो आप, डबल कॉलम कैश बुक हम फॉलो करने वाले हैं और उसका भी सिर्फ हम एक ही कॉलम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ बैंक कॉलम, ठीक है। तो बैंक कॉलम में आप लोग क्या करोगे कि अगर आपको बोला गया है कि बैलेंस एज पर कैश बुक शोज डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस, दैट मीन्स कि वो मेरी एसेट है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे मालूम चलता है, मैंने सीखा है कि मैंने बचपन में जब हम लोगों ने टी शेप अकाउंटिंग करी थी अभी कुछ समय पहले ही, तो मैंने सीखा था कि डेबिट और क्रेडिट होता है और मैं सारे ट्रांजेक्शन्स कर देती हूँ इधर इधर, यहाँ आ जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरी कैश बुक है, ठीक है, ये मेरा कैश बुक है या कैश अकाउंट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है, मैं बैलेंस डाल देती हूँ। मैंने जो भी पैसे दिए होंगे वो यहाँ लिख देती हूँ, जो भी पैसे लिए होंगे या आए होंगे वो यहाँ लिख देती हूँ, दोनों साइड का टोटल लगाती हूँ और बैलेंस मेरा बचता है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सपोज मान लीजिए 10,000 रुपीज़। अब जब लेजर पढ़ाया था तो मैंने एक बात समझाई थी कि जब भी अकाउंट के अपोजिट साइड में शो होता है, जैसे कैश का नेचर क्या होता है कि कैश जब बढ़ता है तो हम कर देते हैं उसको डेबिट और जब भी कम होता है तो हम कर देते हैं उसको क्रेडिट, ठीक है। तो वहीं पर अगर मेरी बैंक बढ़ रही है या कैश बढ़ रही है, सेम ही बात है, तो अगर उसका अकाउंट का बैलेंस उसके अपोजिट नेचर पे आता है, जैसे डेबिट है तो अगर क्रेडिट नेचर पे आए, दैट मीन्स कि वो फेवरेबल है, वो मेरा डेबिट बैलेंस ही शो कर रहा है, क्योंकि ये वही बैलेंस है जो अगली बार उठकर यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये 1 अप्रैल 2020 था तो ये 1 अप्रैल 2021 बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 1 अप्रैल 2021 को मतलब ये मेरा डेबिट बैलेंस ही ऑटोमेटिकली वो डेबिट साइड के ऊपर तरफ ही क्रेडिट बैलेंस आपका जो है ब्रॉट डाउन हो रहा है। जिस साइड पर आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, कैरिड डाउन नहीं ब्रॉट डाउन होता है, वो साइड आपकी शो करती है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब अगर कैश के साइड पर, डेबिट साइड पर ही ब्रॉट डाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो मेरी एसेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ डेबिट साइड बचता और मैं इसको क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करती तो वो मेरे लिए हो जाता ओवरड्राफ्ट एज पर माय बुक, ठीक है, कि मेरे कैश बुक के अंदर बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट में आ रही है। तो इन टर्म्स को याद रखना, फेवरेबल, अनफेवरेबल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक होता है फेवरेबल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है फेवरेबल, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक होता है अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या कैश बुक का बैंक कॉलम होता है मेरे लिए अनफेवरेबल, जो कि होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आप लोगों को करना है एक क्वेश्चन,
ठीक है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, तब तक आप लोग पीछे को रिवाइज कर लो, पीछे जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है और इसी एक क्वेश्चन में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात रही फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट इसका कुछ होता नहीं, ज़्यादा सा सिंपल सा ही फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए इसका डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होगा। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट, इसलिए ये सिंपल सा बन जाएगा, दिस इज BRS। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ओ शिट सॉरी, ये पर्टिकुलर्स है आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों का प्लस साइड है और ये आप लोगों की माइनस साइड है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से भी डाल देते हैं। ऊपर आप लोगों को डालनी है हेडिंग सुंदर सी की BRS, पूरा पूरा लिखना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, उन्होंने क्योंकि डेट दे रखी है आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग लिख दो पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, आप लोग साइन भी लगा सकते हैं पर ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, माइनस। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप लोगों को, उन्होंने बोला है 31 मार्च 2018 को बैंक स्टेटमेंट दिनेश का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्या है जनतागण, फेवरेबल, वेरी गुड। फिर वहीं पर उसकी कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 15,200 का। अब उसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बता रहा है 15,650 और हमारी कैश बुक मतलब हमारा बैंक कॉलम बता रहा है हमें 15,200। बैलेंस मैच कर ही नहीं रहे हैं। अब हमें इन दोनों बैलेंस को मैच करना है। आप क्वेश्चन किसी भी बैंक के किसी भी बैलेंस के साथ में कर सकते हैं, मैं कैश बुक के साथ में करा रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि पासबुक के साथ भी कैसा हो तो डायरेक्टली उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे। कैश बुक के साथ में हम लोग बैलेंस मैच करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है 15,200, तो हम जो है वो बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चलेंगे। ठीक है, हमको इस बैलेंस तक पहुँचना है। अब हम लोग इस बैलेंस को लेकर चलेंगे। पहला ट्रांजैक्शन उन लोगों ने जो बोला है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख दो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये अमाउंट आप लोगों का पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्लस वाली साइड पर लिखेंगे। और कितना गिवन है हम लोगों को, 15,200। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पहले ट्रांजैक्शन में हुआ है कि हम लोगों ने चेक इशू करा था 6,000 का और एक चेक किया था 3,840 का, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लाओ अब गेम खेलते हैं, गेम खेलना शुरू होने वाला है। हमारे दोनों हाथ आगे लेकर आइए, अपने दोनों हाथ आगे लेकर आइए। अब जिसका बैलेंस आपको पता नहीं है उसको आपको फ्रीज रखना है, मतलब उसको हमको फ्रीज कर देना है। सपोज मान लीजिए, कैश बुक का बैलेंस पता है, पासबुक का नहीं पता, तो पासबुक कौन है, लेफ्ट हैंड, कैश बुक कौन है, राइट हैंड। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या किया होगा इस अकाउंट में कि जब आप लोगों ने चेक इशू किए, तो घर से जब चेक बना के निकालते तो हम लोगों ने एंट्री पास कर दी होगी। अब चेक इशू किया है मैंने 6,000 और 3,000 से, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने अपनी कैश बुक में मतलब बैंक कॉलम को कर दिया होगा कम। अब जिसका बैलेंस नहीं पता उसको कर दो फ्रीज, ये फ्रीज है। अब जिसको फ्रीज कर दिया उसको मैं मूव नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी है पर ये बैलेंस फ्रीज है, पासबुक के ऊपर नहीं आ सकता, तो इसको आपको ऑटोमेटिकली ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आपको इसको क्या करना है, आपको करना है इसको ऐड। समझ गए ना, ऊपर नीचे। हम लोगों ने चेक इशू कर दिए थे लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, दैट मीन्स बैंक में तो कोई एंट्री हुई नहीं और मैं ऑलरेडी फालतू में कम कर रखी हूँ, तो मुझे इसको करना पड़ जाएगा ऐड। ठीक है, समझ में आया ना, ऊपर नीचे का समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख दो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पूरा लिखना, जगह नहीं मेरे पास है, मुझे और भी ट्रांजेक्शन कराने हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो 6,000
और 3,840, इसको आपको प्लस वाले अमाउंट के अंदर लिखना है। अब आपके पास में आया बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस क्या होता है हमारे पास में? डायरेक्ट चार्ज, जो डायरेक्टली बैंक से कट जाता है। ठीक है, कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं तो वो बैंक डायरेक्टली अपने हर महीने या जैसा भी काटता है वो काट लेता है। तो 350 रुपीज़ के जो चार्जेस हैं वो आपके बैंक से कट गए। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में कैश बुक कॉलम में कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। तो क्या हुआ होगा कि बैंक जो है वो आपकी कम हो गई होगी 350 रुपीज़ से। अब ये हो गई है फ्रीज़, ये मूव नहीं कर सकती है। अब यहाँ एंट्री नहीं हुई है, ये कैश बुक है, यहाँ एंट्री नहीं हुई है। एंट्री करूँगी, 350 रुपये मेरी बैंक से गए तो मेरे इधर के बैंक कॉलम को भी मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये लोग बैलेंस पे आ चुके हैं। ये दोनों साथ में थे। ये मेरी पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है। पासबुक में जो जब एंट्री हुई 350 रुपये कट गए तो मेरी पासबुक कम हो गई। अब ये फ्रीज है, ठीक है, ये मूव नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है और कैश बुक में जब एंट्री होगी तो बैंक चार्जेस मेरे लिए बनता है खर्चा, तो ऑटोमेटिकली इसको मैच करने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे बैंक चार्जेस को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे बैंक चार्जेस 350 रुपये से। ठीक है, तीसरा है डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 8160। अब आप लोगों को डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, किसी ने, कोई कस्टमर होगा या किसी से आपको पेमेंट लेना होगा, उन लोगों ने आपके बैंक में डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। दोनों हाथों को साथ में लेके आइए। क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन आपके डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब आपकी बैंक बढ़ गई है। ठीक है, बैंक बढ़ गई है लेकिन कैश बुक तो वहीं की वहीं, उसको कोई खबर ही नहीं है। तो अब ये फ्रीज है, मुझे इस तक पहुंचना है तो मुझे अपने आप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस ऐड। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख दोगे डायरेक्ट डिपॉजिट दैट इज ऑफ ₹18160। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिट का मतलब होता है मुझे पैसे मिले हैं, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, मुझे पैसे मिले हैं, मेरी बैंक क्रेडिट हुई है, दैट मीन्स मेरी बैंक को फेवरेबल बैलेंस मिला है। ठीक है, वापस से दोनों हाथ लेकर आइए। ये है पासबुक, ये है कैश बुक। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिला होगा तो मेरा बैंक बैलेंस, पासबुक में तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। कैश बुक वाले को खबर ही नहीं है तो इसको भी इस तक पहुंचा दो क्योंकि ये फ्रीज है, अब ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है, इसमें आपकी बैंक बढ़ गई और ये यहाँ के फ्रीज हो गई है। ठीक है, अब इसका लेवल यहाँ आ गया है पर ये बड़ी नहीं है तो ये अपने आप को इस तक ले जाएगी और ये अपने आप को कर देगी ऐड। ठीक है, तो यहाँ आप लास्ट वाला लिख दोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड दैट इज 450 रुपये। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों के पास में एक और ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन क्या कहता है आप लोगों को कि उसने बोला है कि आप लोगों को मिले हैं चेक ऑफ रुपीज़ दिस वर कलेक्टेड बाय बैंक। अब आप लोग जब आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे तो आप लोगों की बैंक कलेक्शन के लिए जाती है। ठीक है, आपके जो चेक्स होते हैं वहाँ से वो लोग अपना बंदे को भेजते हैं और कलेक्ट करके लेके आते हैं। पर वो जो बैंक है उसने कलेक्ट कब करा? अप्रैल में। हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च का। अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2018 और मेरे पास में स्टेटमेंट कब बन रहा है? 31 मार्च। तो मुझे उससे पहले की ट्रांजैक्शंस को ही लेना है सिर्फ। अब क्या हुआ कि आप लोगों ने जो चेक है आपकी बैंक ने वो अप्रैल में रिसीव किया है, लेकिन आप लोगों ने उसको 25 मार्च को ही बोल दिया था कि हम लोगों ने 25 मार्च का समझ के रख रखा कि उन लोगों ने डेट दी होगी, तो आप लोगों ने 25 मार्च को ही उसको बैंक करवा दिया है, बैंक में ऐसा सोच लिया है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा कि आप लोग अपने हाथ लेकर आइए, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। ठीक है, अब मेरे पास जब मैंने समझा कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैंने क्या किया होगा कि अपने कैश को बढ़ा दिया होगा जितने अमाउंट उसने बोला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को तो इंक्रीज़ कर दिया। अब ये फ्रीज ही है, बैंक में पैसे कब आए हैं या बैंक में चेक कब आया? अप्रैल को। 31 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो यही है। तो इसको आपको वापस लेकर आना पड़ेगा और अपनी कैश बुक को बोलना पड़ेगा बेटा बैंक में एंट्री नहीं हुई है तो नीचे आओ। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? माइनस। ठीक है, सॉरी, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखेगा जो भी आप चेक को माइनस कर रहे हैं, कौन से चेक को माइनस कर रहे हैं वो सारा कुछ लिखना है यहाँ पर कि वो चेक बैंक्ड ऑन 25 पर कलेक्टेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर आपको माइनस करना है अमाउंट 5150 और 12,500।
अब आप लोगों का आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोगों ने ऊपर कैश बुक से बनाया था, तो अब हम लोग कर देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और वो कितना आना चाहिए हम लोगों को पता है, 15,650 रुपये जो है वो आप लोगों के बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए, इतना सब कुछ करने के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -5150 माइनस 12,500, 15,650। बैलेंस मैच हो गया, नाचो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग इसके फॉर्मेट में कि आप लोग यहाँ टोटल लगाओगे। टोटल लगाने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर इस आपके जो इसका साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है, 33,300 नहीं, इसका टोटल आ रहा है 15,200 प्लस 6,000 प्लस 3,840 प्लस 8,160 प्लस 450। ये आ रहा है आप लोगों का 33,650। ठीक है, और आपका बैलेंस एज पर पासबुक क्या आ रहा है, 15,650। और यहाँ आप लोग अब फाइनल बैलेंस जो माइनस साइड का टोटल है उसको टोटल से मैच करोगे। ठीक है, तो माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे, मतलब 15,650, तो बचेगा मेरे पास में 18,000 रुपये। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के लिए 18,000 और ये आ जाएगा आप लोगों के लिए 18,000। ये आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक हमारा मैच हो चुका है। देखा गेम खेलने में कितना मज़ा आया ना। तो ऐसे ही आप लोगों को काम करना है BRS के ऊपर कि जो भी चीज़ें बोली बस आप लोग बैंक में अपने हाथों को लो और उसमें क्या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ होगा और किसका पता नहीं है उसको फ्रीज कर दो, और बस अप एंड डाउन करके आपके आंसर जो हैं वो सारे अच्छे तरीके से आ जाएंगे। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। दिस इज़ इट। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डेप्रीसिएशन। उसकी मुझे तैयारी करनी, मुझे थोड़ा सा पढ़ना है उसको। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा ना उसको, तो मैं तैयारी करने चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है। अब आप लोग BRS को सॉल्व कीजिए। आप लोगों से बैलेंस पूछ सकते हैं, क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा, इसलिए इन इफेक्ट्स को याद रखना। ठीक है, वो लोग इफेक्ट पूछ सकते हैं ट्रांजैक्शन का कि अगर आप लोगों के साथ में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और आप लोगों को इसका बैलेंस पता है इसका बैलेंस नहीं पता है तो ये ऐड होगा ये माइनस होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर हो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।